हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एसके ग्लोबल क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले कई परीक्षाओं में बार-बार पूछे गए हैं, उसमें से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पार्ट 1 के रूप में हम लोग आज देखेंगे। दोस्तों, कहने को ये कहने को ये 50 प्रश्न हैं, लेकिन हम लोग प्रश्नों को इतना विस्तार पूर्वक से देखेंगे, ऐसे डिस्कशन करेंगे कि वीडियो के अंत होते होते आपको 100 प्लस प्रश्नों की जो तैयारी है यहीं से यानी कि इसी वीडियो से हो जाएगी। दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह है हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में का संश्लेषण करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है? क्वेश्चन है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है, वह निम्नलिखित में कौन है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ये जो क्लोरोफिल जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा। यही जो है हरे रंग का पदार्थ है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लें कि क्लोरोफिल एक्चुअली होता क्या है। तो यह जो होता है, यह एक प्रोटीन युक्त यह एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है। जटिल रासायनिक यौगिक होता है। कौन सा दोस्तों? क्लोरोफिल। यही जो क्लोरोफिल है, इसी के चलते जो पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं, इसी के चलते उनका रंग जो होता है यह हरा होता है। किसके चलते? क्लोरोफिल के ही चलते जो है, इसी वर्ण के कारण पत्तियों का रंग पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है। तो यह क्लोरोफिल के बारे में थोड़ी सी जो जानकारी यहाँ पर जो विस्तृत जानकारी इसके बारे में थी, यह देख लिए क्या हो गया। यह प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है। इसी के कारण पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा होता है, और यही जो हरा पदार्थ वो प्रकाश संश्लेषण में जो सहायता करता है। अब थोड़ा सा देख ले हम लोग यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट जो दिया हुआ है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। ये क्लोरोफिल तो इसका सही उत्तर हो गया, लेकिन ये जो क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लें। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है दोस्तों? तो यह जो होता है एक हरित लवक होता है। यह हरित लवक होता है। ठीक है। दूसरा हम इसका पॉइंट देख लेंगे। तो हरित लवक तो हो गया। ये किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो यह पादप कोशिका और शैवालीय कोशिका में ये पाया जाता है। कौन सा? क्लोरोप्लास्ट हो गया। ठीक है। तो जिस तरह क्लोरोफिल जो है वो हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण को आ, अपना योगदान देता है, उसी तरह यह जो क्लोरोप्लास्ट जो है, यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक है। तो यह क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लिए। यहीं पर एक ऑप्शन है, ये क्लोरोफॉर्म। इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख ले यहाँ पर। दोस्तों, हम लोग इसी तरह डिस्कशन करेंगे। जहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं परीक्षाओं में, उसको हम लोग इस वीडियो में अपने क्वेश्चन के माध्यम से एकदम वहीं पर एकदम बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर कर देंगे हम लोग। यानी कि कोई भी जो कंसेप्ट है उसमें कोई कहीं से डाउट न रह जाए, यही मेरा सभी वीडियो में प्रयास रहता है। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव जो वीडियो है, हमेशा जो है इसके ग्लोबल क्लासेस पर आते रहती है।
तो हम लोग क्लोरोफॉर्म के बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे। क्लोरोफॉर्म के बारे में हम लोग बहुत सारे दोस्त हम लोग परिचित भी होंगे। तो यह क्या होता है? यह रंगहीन और सुगंधित, यह रंगहीन और सुगंधित पदार्थ होता है। क्या होता है? रंगहीन और सुगंधित पदार्थ होता है। इसे चिकित्सा के क्षेत्र में जब कोई भी ऑपरेशन ऑपरेशन होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में अधिकतर यूज किया जाता है। कब? जब शल्य चिकित्सा होती है। शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी जो होती है, सर्जरी जब किसी को करना रहता है या कहीं भी कोई चीड़ फाड़ वाला जो काम होता है, तो ये जो क्लोरोफॉर्म है, इसी को निश्चेतक इसी को निश्चेतक भी कहा जाता है। यानी कि ये बेहोशी करने में जो है, बेहोशी करने में सहायता करती है। बेहोश करने में सहायता करती है कौन? ये क्लोरोफॉर्म। क्योंकि जब भी सर्जरी उर्जरी होता है, तो ये निश्चेतक अगर नहीं रहेगा दोस्तों, तो काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाएगा। तो इसलिए किसी भी रोगी को जब शल्य चिकित्सा प्रक्रिया के से गुजारा जाता है, तो उसको सबसे पहले हम लोग निश्चेतक यानी कि ये क्लोरोफॉर्म जो है, हम लोग उनको देते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि ये क्लोरोफॉर्म है जो है, इसका सूत्र क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एसएससी की जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती हो, रेलवे की जितनी परीक्षाएं आयोजित होती हो, बैंक की जो परीक्षाएं आयोजित होती है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर देख लें। तो सी एच सी एच सी एच सी एल थ्री जो हो गया, ये दोस्तों क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र हो गया। क्या हो गया ये? रासायनिक सूत्र हो गया। ठीक है। तो हम लोगों ने इतने सारे चीज को देख लिया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। तो कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन सा होता है दोस्तों? तो यह होता है दोस्तों, यह कोशिका के भीतर जो श्वसन का केंद्र होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो यह कोशिका का पावर हाउस इसी को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को हो गया। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? इसका भी आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है। तो यह जो है, यह रासायनिक ऊर्जा कोशिकाओं के लिए, यह रासायनिक ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा से कोशिकाओं के लिए, के लिए ऊर्जा बनाती है। ठीक है। यानी कि यह हमारे खाए जाने वाले भोजन में जो संग्रहित रासायनिक ऊर्जा पदार्थ होते हैं, यानी कि जब हम लोग भोजन करते हैं, तो ये भोजन में जो संग्रहण जो हो जाता है उसका, छोटी आंत से, तो जो भी रासायनिक ऊर्जा होती है, यह रासायनिक ऊर्जा से कोशिकाओं के लिए ऊर्जा बनाती है। कौन? ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है। इसीलिए इसी को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। यानी कि कोशिका को पावर यहीं से दी जाती है। ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पर और इम्पोर्टेंट जो ये पॉइंट बन रहे हैं। तो पहला ये पॉइंट हम लोग यहाँ पर ही देख लें। ये राइबोसोम दिया हुआ है, तो इसका तो सही जवाब बी हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो राइबोसोम जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। यह बहुत सूक्ष्म कण होता है। यह बहुत सूक्ष्म कण होता है। कौन? राइबोसोम। और ये, इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है दोस्तों? तो यह जो है, यह प्रोटीन संश्लेषण में, यह प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? राइबोसोम। हम हमारा प्रयास यही रहता है दोस्त कि जितने भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं परीक्षा के लिए, उसको वहीं पर डिस्कशन कर देने से हम लोगों के दिमाग में एक बोला जाता है ना कि बिल्कुल छप जाता है, तो उस टाइप का परसेप्शन जो है वो बन जाता है। तो यह जो राइबोसोम है, यह एक बहुत सूक्ष्म कण होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग देख ही लिए। अब बच जाता है ये जो राइबोसोम जो है, इसको एक और नाम से बोला जाता है। ये राइबोसोम का एक दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? यह जो होता है पायलेट कण भी जो है, इसी राइबोसोम को बोलते हैं। किसको? राइबोसोम को बोलते हैं। तो ये इन दोनों के बारे में महत्वपूर्ण हो गया। अब थोड़ा सा ये गोल्गी काय के बारे में देख ले कि गोल्गी काय क्या कहलाता है। तो यह झिल्ली युक्त झिल्ली युक्त पुटिका होती है। झिल्ली युक्त पुटिका होती है जो एक दूसरे के समानांतर होती है। जो एक दूसरे के समानांतर होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये जो टीका रोग है, यह किस फसल से संबंधित है दोस्त? ये जो टीका रोग है, वह किस फसल से संबंधित है? तो टीका रोग जो है दोस्तों, यह मूंगफली से संबंधित है। किससे संबंधित है? मूंगफली से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूंगफली। तो यहाँ पर एक दो और ये जो कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि सरसों में कौन-कौन से रोग लगते हैं, धान में कौन-कौन सा रोग लगता है और बाजरा में कौन-कौन सा रोग लगता है। तो सरसों में जो मुख्य तरह से जो रोग लगते हैं मुख्यतः, वह तना गलन रोग होता है और झुलसा रोग जो है, यह सरसों में लगता है। ये जो धान होता है, धान में सबसे जो फेमस रोग जो लगता है, वह धान में एक होता है खैरा रोग होता है। ठीक है, इसमें भी झोंका रोग लगता है। ठीक है, और इसमें झुलसा रोग भी लगता है। किसमें? धान में। इसमें भी झुलसा झुलसा रोग लगता है। नेक्स्ट हम लोग इसका देखेंगे। ये बाजरा बच गया, तो बाजरा में कौन कौन सा रोग होता है? इसमें जो होता है बाजरा में ब्लास्ट रोग हो जाता है, और एक रोग जो बोला जाता है उसको कंडुआ रोग बोला जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जो रोग है, यह सरसों, धान और बाजरे में होते हैं। और जो ये मूंगफली हो गया, मूंगफली में टिक्का रोग हो गया। कौन सा? ये टिक्का रोग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग। लीजिए यहाँ पर वो क्वेश्चन आ भी गया। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो यह यहाँ पर पूछ दिया कि किसके कारण होता है, यानी कि कौन चीज की कमी हो जाती है धान में, तो यह खैरा रोग हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यह जो धान में जब जस्ता यानी कि जेडेन की कमी हो जाती है, तो जस्ते की कमी के कारण धान में खैरा का रोग लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जीवाणु की खोज ल्यूवेन हुक ने की थी। किसने की थी? ल्यूवेन हुक ने की थी। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। तो थोड़ा सा ऊपर भी देख ले हम लोग, यहाँ पर एक जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, ये काफी फेमस ये वैज्ञानिक हैं। तो इन्होंने एक बहुत ही नायाब चीज का तोहफा हमारे समाज को दिया, मानव समाज को दिया, और वो है, इन्होंने क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया जाता है कि एंटीबायोटिक्स का खोज एंटी एंटीबायोटिक का जो खोज किसने किया था? तो यह एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये पूरा नाम हो गया इनका। किसने किया था? तो ये एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक का खोज किया। और उस पदार्थ का जो एंटीबायोटिक जो पदार्थ इन्होंने खोजा, उसका नाम क्या दिया था दोस्तों? तो पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन जो है, यही पदार्थ जो था एंटीबायोटिक का नाम इन्होंने दिया। तो क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसका खोज किए,
तो एंटीबायोटिक का खोज किए। नाम पूछ ले, पेनिसिलिन का खोज किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। तो कहीं से भी हम लोग को क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। और इससे ये दो क्वेश्चन मुझे लगा कि महत्वपूर्ण बन सकते हैं, जिसको मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है दोस्तों? तो दूध से जब दही बन जाता है तो उसके जमने का कारण क्या होता है? वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसके चलते दूध से दही बन जाता है दोस्तों? तो वह जो बैक्टीरिया है वह है लैक्टोबैसिलस, जो बैक्टीरिया है। इसी के चलते जो दूध है, दूध से दही जम जाता है। किस बैक्टीरिया कारण? लैक्टोबैसिलस के कारण। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि दूध से दही का जमना, दूध से दही जमना कौन सा प्रक्रिया होती है? कौन सी रासायनिक प्रक्रिया होती है, या भौतिक प्रक्रिया होती है, या क्या होती है? तो दूध से दही जमना जो हो गया, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? यह एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा? दूध से दही जमना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग, जो फुट एंड माउथ रोग जो होता है, इसके कारण उत्पन्न होता है। तो ये जंतुओं में बहुत फेमस रोग है, यानी कि बहुत ही होता है फुट एंड माउथ रोग। तो यह किसके कारण होता है दोस्तों? तो यह जो होता है, यह विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर विषाणु देख लिए, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग जान लें कि ये होता क्या है, किसने इसकी खोज की थी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि विषाणु की खोज किसने की थी दोस्तों? तो यह जो की थी, ये जो विषाणु की खोज, दिमित्री इवानोव्स्की, इवानोव्स्की जो है, ये विषाणु का खोज किए थे। दिमित्री इवानोव्स्की जो है, इन्होंने विषाणु की खोज की। ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि विषाणुओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो विषाणु के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। अब हम लोग देख लेंगे, विषाणु देख लिए, तो यहाँ पर जीवाणु भी है, थोड़ा सा हम लोग इनको भी देख लें। तो जीवाणु की जो खोज किसने की थी दोस्तों? यह जो है ल्यूवेनहुक ने, ल्यूवेनहुक ने की। ठीक है। और जीवाणु का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? ये जीवाणु का अध्ययन, ये क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। तो जीवाणु का अध्ययन जो हो गया वो बैक्टीरियोलॉजी हो गया, विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोर्स क्या है? ये SOSARS सोर्स क्या है दोस्तों? तो सोर्स क्या है? तो यह जो है एक विषाणु जनित रोग है। क्या है सर? एक विषाणु जनित रोग है। कभी कभी परीक्षाओं में यह भी पूछ लिया जाता है कि सोर्स का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है। सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है किसका? सोर्स का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब, एगार एगार किससे तैयार होता है? एगार एगार किससे तैयार होता है दोस्तों? तो यह जो एगार एगार जो है, यह शैवाल से तैयार होता है। किससे तैयार होता है दोस्त? तो यह शैवाल से तैयार होता है। अब इसमें हम लोग देख लेंगे कि जो शैवाल का अध्ययन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि शैवाल का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? तो शैवाल का जो अध्ययन जो है, यह फाइकोलॉजी कहलाता है।
ठीक है। और ये तो फाइकोलॉजी हो गया शैवाल का, और यहीं पर ये जो कवक दिया हुआ है इसका जो अध्ययन है इसको माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसका अध्ययन जो है, कवकों का अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहा जाता है और शैवाल को फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो ये दोनों के बारे में हम लोग देख लिए। अब थोड़ा सा ये जो लाइकेन बच रहा है, लाइकेन के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। लाइकेन क्या होता है दोस्तों? यह जो है, यह वायु प्रदूषण के स्तर को, वायु प्रदूषण के स्तर को हमारे जो वैज्ञानिक है इसी से निर्धारण करते हैं। तो वायु प्रदूषण के स्तर को निर्धारित किया जाता है। अगर कहीं क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि वायु प्रदूषण के स्तर को किससे निर्धारित किया जाता है, तो वह जो हो गया उसका सही जवाब दोस्त लाइकेन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए कितना क्वेश्चन बन गया। 11-11 किससे तैयार होता है, तो ये सवाल तो हम लोग देख लिए। अब क्वेश्चन पूछ दिया कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाएगा, तो वो फाइकोलॉजी कहा जाएगा। कवक जो है, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाएगा, तो ये माइकोलॉजी कहा जाएगा। लाइकेन जो होता है क्या होता है, तो यह वायु प्रदूषण के स्तर को निर्धारित इसी से किया जाता है। किससे किया जाता है? लाइकेन से किया जाता है। और लाइकेन के दो घटक होते हैं। लाइकेन जो हो गया, लाइकेन के दो घटक होते हैं। ये कौन कौन होते हैं? पहला ये शैवाल जो हो गया, और दूसरा जो कवक हो गया। ये लाइकेन के दोनों घटक हैं। क्या है? घटक हैं, शैवाल और कवक। तो इसके बारे में, ये इसके बारे में जानकारी हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जो ब्रायोफाइटा जो है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। ये क्या होता है ब्रायोफाइटा? तो इसके बारे में दो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यह जो होता है, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग होता है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग, सबसे बड़ा वर्ग ये ब्रायोफाइटा होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत सभी पौधे आते हैं, यानी कि वही पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन ऊतक नहीं होते हैं। तो कौन कौन से इनके अंदर आते हैं पौधे? तो वे पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन ऊतक, संवहन ऊतक नहीं होते हैं। ठीक है, तो यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग हो गया कौन? ब्रायोफाइटा। ठीक है, यह इसके अंतर्गत वही सब पौधे आते हैं जिनके अंतर्गत वास्तविक संवहन ऊतक नहीं होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? यह जो है एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है दोस्त? तो यह जो होता है, यह कवक के कारण होता है। और कवक का जो हम लोग देख लिए, कवक का जो अध्ययन है माइकोलॉजी, हम लोग पीछे ही देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? जो डबल रोटी का जो दोस्त निर्माण होता है, उसमें किस कवक का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यह जो कवक है वह सैक्रोमाइसेस जो नाम का जो कवक है, उसी का प्रयोग हम लोग डबल रोटी के निर्माण में करते हैं। क्वेश्चन है, लिटमस किससे निकाला जाता है दोस्त? तो जो लिटमस है किससे निकाला जाता है? तो लिटमस के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वही लिटमस जो है, लिटमस पेपर है, जो हम लोग अम्ल क्षार को निर्धारण उसकी सहायता से करते हैं। तो ये लिटमस जो है किससे निकाला जाता है दोस्त? यह जो लिटमस है, यह लाइकेन से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? लाइकेन से निकाला जाता है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है हल्दी, तो हल्दी के बारे में तो हम लोग सब लोग जानते हैं। तो हल्दी के बारे में, यह हमारे घरेलू रसोई का सबसे, आयुर्वेद का सबसे नायाब तोहफा जो हल्दी है, जो कई चीजों में यह हम लोगों को फायदा पहुंचाती है, कई तरह से फायदा पहुंचाती है। तो इसमें एक क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है कि हल्दी जो है वह क्या होती है? तो दोस्तों, ये हल्दी जो है, यह भूमिगत तना होती है। क्या होती है? भूमिगत तना होती है।
और इसके बारे में कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि इसका लैटिन नाम क्या होता है? कभी क्वेश्चन में पूछ दिया कि इसका लैटिन नाम क्या हो गया हल्दी का? यह जो होता है करकुमा लौंगा, करकुमा करकुमा लौंगा जो है इसका लैटिन नाम हो गया किसका? हल्दी का। अब हम लोग देख लेंगे ये जो सिनकोना की छाल जो है इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि मिलती है। वह जो औषधि है वह क्या होता है? वह पुनेन नामक औषधि है। कौन औषधि है दोस्त? यह पुनेन नामक औषधि है। यह किसमें प्रयोग होता है? तो यह जो है मलेरिया जवर की दवा है। मलेरिया जवर की दवा है। कौन? कुनैन। तो इसमें क्वेश्चन कई तरीके से बन जाते हैं। तो कुनैन नामक औषधि किससे प्राप्त होती है? तो यह जो है सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। वह किसमें फायदा करता है दोस्त? तो यह जो कुनैन नामक जो औषधि है वो मलेरिया से फायदा करता है। तो यहाँ पर देखिए एक ही से 3 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लिए। अब हम लोग थोड़ा-सा मशरूम के बारे में भी देख लेंगे। ये भी काफ़ी फेमस नाम है मशरूम जो है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो थोड़ा-सा हम लोग और विस्तृत जान लें। तो मशरूम क्या होता है? यह एक खाद्य कवक होता है, यानी कि ये खाने वाला एक कवक होता है। कभी-कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि मशरूम क्या है? तो यह एक खाद्य कवक है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन, खनिज, ठीक है? एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है ये मशरूम में मिलता है जिसके चलते यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है यह पौधा हो जाता है। मशरूम जो है हम लोग वही मशरूम जिसका हम लोग सब्जी बनाकर खाते हैं। तो उससे क्या-क्या प्राप्त होता है दोस्त? तो प्रोटीन भी हम लोग हाई मात्रा में प्रोटीन मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं, खनिज मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। तो ये सारी चीजें जो हैं मशरूम से मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें से कौन सा जो है वह जैविक खाद में प्रयोग होता है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब यह एजोला हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा। तो एजोला क्या होता है इसको भी देख लेंगे। तो ये तो जैव उर्वरक हो गया, ये जैविक खाद हो गया, ये तो हम लोग देख लिए। ये कहाँ होती होती है? तो दोस्तों इससे धान की जो फसल होती है काफी अच्छी होती है। धान की फसल जो में दे देने के बाद में धान की जो फसल काफी अच्छी हो जाती है, यानी कि धान की फसल की उपज बढ़ती है। किससे? एजोला से। इसका एक चीज में और प्रयोग होता है, वह मछली और पशुओं के पशुओं के चारा में प्रयुक्त होता है। ठीक है? कौन? एजोला हो गया। अब यहाँ पर नीम जो हो गया तो नीम को तो हम लोग जानते ही हैं, नीम के बारे में विशेष क्या बताना है, ये भी एक अपना आयुर्वेद में इसका भी काफी महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर यूरिया है। तो यूरिया से काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो यूरिया का सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या हो गया? यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या हो गया दोस्तों? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र जो हो गया CH4N2 जो है इसका रासायनिक सूत्र हो गया, या इसको एक तरीका से और लिखते हैं हम लोग CONH2 होल ट्वाइस। ठीक है? तो ये रासायनिक सूत्र हो गया यूरिया का। अब यूरिया को देख लेंगे, कई बार क्वेश्चन में पूछा है कि कृत्रिम विधि से सबसे पहले किसने बनाया था यूरिया को? कृत्रिम विधि से किसने बनाया? कौन से वैज्ञानिक ने बनाया? तो वह जो होता है जर्मन वैज्ञानिक वोहलर जो हैं, ये जर्मन वैज्ञानिक वोहलर जो हैं, इन्होंने यूरिया को कृत्रिम विधि से सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया था। तो ये कौन थे? तो ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक है? और यूरिया जो होता है हम लोग जानते हैं कि यह एक रंगहीन, गंधहीन, ठीक है? सफेद सफेद होता है, ठीक है? रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, सफेद होता है और एक जहरीला पदार्थ होता है। ये जहरीला पदार्थ होता है। कौन? यूरिया हो गया। तो यह यूरिया के बारे में थोड़ा-सा हम लोग देख लिए।
अब ये जो पोटेशियम है, पोटेशियम को तो हम लोग जानते हैं, इसका क्या पूछ सकता है, ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है कि इसको किससे डिनोट करते हैं। तो के से, इसको पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं। इसका परमाणु संख्या जो हो गया, पोटेशियम का जो परमाणु संख्या जो हो गया, यह 19 होता है। परमाणु द्रव्यमान अगर पूछ ले, परमाणु द्रव्यमान अगर पूछ ले, तो वह जो होता है वह 39 हो गया। तो यह पोटेशियम के बारे में हो गया। तो यहाँ भी हम लोग 3-4 क्वेश्चन देख लिए दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है दोस्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुद्देदार पुष्पासन जो है, इसका हम लोग नाशपाती का यही भाग हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये जो पीचर प्लांट यानी कि जो घटपर्णी का पौधा होता है, निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? तो घटपर्णी के पौधे में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है दोस्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह जो पत्ता है यही है एक घट के रूप में रूपांतरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, टुनेन जो है सिंकोना, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन को अगर हम लोग डिस्कस कर देते हैं तो क्वेश्चन कितने आसान से बन जाते हैं। तो टुनेन सिंकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो टुनेन जो है, यह हम लोग देख ही लिए दोस्तों, यह जो है सिंकोना की खाल से मिलती है। कौन? टुनेन नामक दवा, जो कि मलेरिया ज्वर में काम आता है। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस प्रश्न में हम उसका तो आंसर देखेंगे ही, और उससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वहां से, उस ऑप्शन से, वो हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस इसी वीडियो में करते इसी तरह रहेंगे। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है दोस्त? अगर मेरे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो के लाभ को उठाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी थी? सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी थी दोस्त? तो यह जो है, यह लिनियस द्वारा लिखा गया बुक है। सिस्टेमा नेचुरे जो है, लिनियस द्वारा लिखा गया बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सिंकोना की छाल, देखिए फिर सिंकोना की छाल आ गया, लेकिन क्वेश्चन उसी टाइप का है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन उससे बन सकते हैं ये अलग अलग क्वेश्चन है। सिंकोना के छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये तो बाल बिल्कुल सही है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया, तो यह तो हो गया कि यह जो हो गया, यह मलेरिया का उपचार जो हो गया, यह ये प्राकृतिक रूप से होता था। लेकिन कृत्रिम जो औषधि जो है, इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रस्थापित किया, किसने किया? तो वो कौन सा है? तो यह जो क्लोरोक्विनोन जो है, यह जो क्लोरोक्विन है जो है, यह जो दवा है, कृत्रिम औषधि है, जो मलेरिया उपचार में हम लोग प्रयोग करते हैं। पहले हम लोग सिनकोना की छाल से औषधि प्राप्त करते थे मलेरिया के लिए। अब ये जो क्लोरोक्विन जो है, ये कृत्रिम औषधि हो गई। तो इसका सही जवाब ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो ये दोस्त हम लोग कई बार इसका उत्तर गलत मार देते हैं। कुछ लोग वृक्ष मार देंगे, कुछ लोग झाड़ मार देंगे, कुछ लोग कुछ मार देंगे। लेकिन जो बांस जो है, बांस जो है, यह घास वर्ग में आता है। कौन से वर्ग में आता है? घास के वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो हम लोग इसको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये जस्ता की कमी के कारण होता है, यानी कि ये जिंक यानी जेडेन की कमी से होता है। तो इसका हम लोग थोड़ा सा परमाणु संख्या देख लें, जिंक के बारे में हम लोग देख लें। तो जिंक का परमाणु संख्या जो है वह 30 हो गया। इसका द्रव्यमान जो है, परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? तो ये द्रव्यमान जो है 65 हो जाता है। ये कॉपर है, कॉपर को हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। तो कॉपर को Cu से डिनोट करते हैं, ये Cu से डिनोट करते हैं। इसका परमाणु संख्या जो हो गया, ये परमाणु संख्या किसका? कॉपर का। तो ये कॉपर का परमाणु संख्या जो हो गया, ये 29 हो गया, यानी 29 हो गया। और द्रव्यमान जो हो गया इसका, द्रव्यमान जो हो गया, यह 63.5 जो है इसका कॉपर का, यानी कि कॉपर का द्रव्यमान हो गया। कैल्शियम को हम लोग देख लेंगे। सॉरी दोस्त, कैल्शियम का जो है, ये Ca से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Ca से डिनोट करते हैं।
और इसका परमाणु परमाणु संख्या जो है कैल्शियम का जो है यह 20 होता है और द्रव्यमान जो है यह कितना होता है, यह 40 होता है। कितना होता है, 40 होता है। उसी तरह मैग्नीशियम को देख लेंगे, इसको Mg से डिनोट करते हैं। किससे? मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं और इसका जो परमाणु संख्या जो है, परमाणु संख्या 12 हो जाता है और इसका द्रव्यमान जो है, यह द्रव्यमान जो है 24 होता है। तो कभी कभी परीक्षाओं में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में पूछ लेते हैं। तो इसके बारे में हमने आपको विस्तृत बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी जरूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है दोस्त? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की भी जरूरत होती है, पर्ण रहित की भी जरूरत होती है, पर्ण हरित की, धूप की भी जरूरत होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल, यानी कि इसमें से सभी जो है यह प्रकाश संश्लेषण के लिए काफी जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2,4-D क्या है? यह जो 2,4-D जो है यह क्या होता है दोस्तों? तो 2,4-D जो होता है यह एक खरपतवार नाशी है। क्या है दोस्त? तो यह एक खरपतवार नाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो कौन सा है दोस्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एथिलीन हो जाएगा। तो प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है दोस्तों? तो यह इसका सही जवाब एथिलीन हो गया। कौन सा हो गया? एथिलीन हो गया। तो अब हम लोग परीक्षा की दृष्टि से और इसका कुछ देख लेंगे। इसका कभी कभी अणु सूत्र पूछ लिया जाता है। एथिलीन का जो अणु सूत्र जो है इसका पूछ लिया जाता है। तो एथिलीन का अणु सूत्र जो होता है वह C2H4 जो है इसका अणु सूत्र हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, H2C और CH2, यानी बात वही रही, कार्बन 2 रहा, ठीक है, और ये कार्बन 1 और 2, कार्बन 2 हो गया और हाइड्रोजन 2 इधर और 2 इधर। तो इसको ऐसे भी हम लोग डिनोट करते हैं। इसका कभी कभी IUPAC नेम पूछ देता है। IUPAC नेम पूछ देता है किसका? एथिलीन का। तो इसका एथीन जो हो गया, इसका IUPAC नेम हो गया। और यह जो होता है क्या होता है दोस्तों? यह एक एल्केन होता है। क्या होता है? एल्केन होता है, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं एथिलीन और एसिटिलीन में। एसिटिलीन में, तो एसिटिलीन को भी हम लोग यहीं पर देख लें। तो एसिटिलीन को हम लोग जो है C2H2 इसका अणु सूत्र हो जाता है। किसका? एसिटिलीन का। यह जो होता है यह एक एल्कीन होता है। क्या होता है? यह एक एल्कीन होता है। तो जो एथिलीन का जो अणु सूत्र होगा C2H4 हो गया, इसका C2H2 हो गया एसिटिलीन का। और एथीन इसका IUPAC नेम होगा, यह एल्केन होता है, लेकिन ये जो एसिटिलीन है यह एल्कीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं किस चीज के लिए? ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों, यह वृद्धि को मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों को मेरा ये सेशन दोस्त किस प्रकार का लग रहा है, कैसा लग रहा है? अगर मेरे पढ़ाने का, समझाने का जो तरीका है आपको अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को बिल्कुल ही सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पर डालूं तो आप लोग उसका लाभ उठाएं। और इस चैनल पर बिल्कुल इसी तरह की जानकारी हमेशा देती रही जाएगी, चाहे वो कोई भी विषय हो। उस वीडियो को काफी इंफॉर्मेटिव तरीके से और चित्र के माध्यम से, जहां जरूरत होगा उसको फिगर के माध्यम से समझाया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल इसके ग्लोबल क्लासेज पर बने रहिए और इसी चैनल पर आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का अच्छे से मैं बिल्कुल तैयारी करूंगा। अभी तो मैं जीके जीएस लेकर आया हूँ इस पर। बहुत जल्द ही आपको इसी चैनल पर मैथ और रीजनिंग की क्लासेज भी मिलेगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है दोस्त? तो अग्नि निर्जा जो है यह किससे संबंधित है? तो यह सेव से संबंधित है, अग्नि निर्जा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
आलू में ब्लैक हॉट का कारण क्या होता है, यानी कि ब्लैक हॉट जो रोग होता है आलू में, किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों, जब यह आलू में सीजन की जब कमी हो जाएगी तो ये ब्लैक हॉट का जो रोग है इसमें लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पौधे में फ्लोएम युक्त उत्तरदायी होते हैं। तो पौधे में दो चीज होते हैं, एक फ्लोएम होता है और एक जाइलम होता है। तो फ्लोएम को हम लोग देख लेंगे, और जाइलम से भी क्वेश्चन मैं इस सीरीज में इस 50 क्वेश्चन में रखा हूँ, उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसका। तो पौधे में फ्लोएम जो है मुख्यतः उत्तरदायी किसके लिए होते हैं, इसका क्या मुख्यतः क्या होता है दोस्तों? तो जो फ्लोएम होते हैं उसका मुख्य कार्य जो होता है वह आहार वहन के लिए, यह जो आहार का वहन करते हैं, कौन? फ्लोएम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए आ गया क्वेश्चन, पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेवार होता है। यह जाइलम हो गया, उधर फ्लोएम था। तो फ्लोएम जो था वो आहार वहन के लिए था, और ये जाइलम जो है ये किस चीज के लिए है दोस्तों? तो यह जल वहन के लिए है, यानी कि ये जल वहन करता है। यह जड़ों से क्या करता है? जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाता है। ये जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाता है। कौन सा? ये जाइलम हो गया। इसको हो इसी में हम लोग एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रसारोहण की प्रक्रिया किससे होती है? रसारोहण की क्रिया, ये सॉरी गलती थोड़ा सा, इसको हम लोग देख लेंगे। ये रसारोहण की रसारोहण की क्रिया जो है ये भी जाइलम में होती है। किसमें होती है? जाइलम में होती है। तो यह जो जल के संवहन के लिए काफी जिम्मेवार होता है, कौन? जाइलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये जीन जो शब्द है इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? तो यह जो है जोहानसन जी जो है इसने जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है, अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? यानी कि अनुवांशिकी के जनक कौन से वैज्ञानिक है दोस्तों? तो यह जो है अनुवांशिकी के जो जनक है यह ग्रेगर मेडल जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण जो है किसने किया था दोस्तों? तो यह खुराना जी ने किया था। किसने किया था? खुराना ने किया था। तो इसका यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है, कभी कभी परीक्षाओं में डीएनए का और आरएनए का फुल फॉर्म कुछ दिया जाता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाता है दोस्तों? यह जो हो जाता है डियोक्सी, इसको अच्छे से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वह डियोक्सी, ये वाई है, डियोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? यह राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाता है। क्या क्या हो जाता है? राइबो राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है, किसका? आरएनए का। तो डीएनए आरएनए हो गया, तो डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण प्रयोगशाला में खुराना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? तो वो कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने ये कहा कि अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी किसके द्वारा कहा गया था? तो इसका ऑप्शन जो है यह बेटसन जी ने ये बातें कही थी। किसने कही थी? बेटसन ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गोल्जी काय क्या होता है? गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है दोस्तों? तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य जो होता है यह अस्त्रावी जो है, यह गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है? ये अस्त्रावी होता है। यह कोशिका के बाहर अस्त्रावित किया जाता है, किसको? गोल्जी काय को कोशिका के बाहर अस्त्रावित किया जाता है, ठीक है। किसको? गोल्जी काय को। और मुख्य रूप से पैकेजिंग सामग्री की तरह कार्य करता है, जो अंतर कोशिकाएं लक्ष्यों तक इसको पहुंचाता है। किसको? गोल्जी काय जो है
यह मुख्य रूप से पैकेजिंग सामग्री की तरह भी काम करता है। फिर इसके बारे में ये सब सारी चीजें हो गई गोल्गी काय के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एस्चरिचिया। एस्चरिचिया कोलाई जो है यह मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। कौन सा? एस्चरिचिया कोलाई जो है यह मानव के आंत में पाया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज और हम लोग देख लें, एक होता है जो जीवाणु होता है, यहीं पर हम लोग देख लेंगे। एस्चरिचिया जो कोलाई हो गया, ये कहाँ पर पाया जाता है? यह आग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, ये जो तपेदिक जो है यानी कि टीबी जो है उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो टीबी उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो यह माइकोबैक्टीरियम जो है, ये माइकोबैक्टीरियम जो है यह टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। कौन सा? टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है दोस्त, यह जो साल्मोनेला है, इसको हम थोड़ा सा रब कर लेते हैं क्योंकि इसका आंसर बी है माइकोबैक्टीरियम, इसमें कंफ्यूजन ना हो। तो साल्मोनेला जो है यह एक जीवाणु होता है। इसका पूरा नाम क्या हो गया? साल्मोनेला। साल्मोनेला ये ल है टाइफी। ये साल्मोनेला जो टाइफी है यह एक जीवाणु होता है। क्या होता है? यह एक जीवाणु होता है। ये किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों? तो जो टाइफाइड बुखार जो होता है, हम लोग जो टाइफाइड बुखार जो जब हो जाता है, तो हम लोग जब जांच कराने जाते हैं तो वहीं पर देखेंगे, हम लोग वहां पर रिपोर्ट में कभी देखेंगे तो एस टाइफी करके ये दिया होगा कि एस टाइफी का कितना आती है, रेशियो कितना है, कितना बढ़ा हुआ है। तो वही ये साल्मोला टाइफी जो जीवाणु है, यह टाइफाइड के लिए, ये टाइफाइड बुखार के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग देख लिए। माइक्रोबैक्टीरियम जो हो गया ये टीबी से रिलेटेड हो गया, तपेदिक से उत्पन्न करने वाला जीवाणु हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मनुष्य के मानव मस्तिष्क जो है उसका सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह जो बड़ा भाग है वह प्रमस्तिष्क कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रमस्तिष्क कहलाता है। और कभी-कभी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि मानव बुद्धि का यानी कि मानव मस्तिष्क का बुद्धि का केंद्र, बुद्धि का केंद्र कहाँ होता है? तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहाँ होता है दोस्तों? तो यह जो हो जाता है सेरेब्रम हो गया। कहाँ पर हो गया? सेरेब्रम जो हो गया, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मानव मस्तिष्क में यहाँ पर मैं लिख लीजिए, यहाँ पर क्या मैं लिख दिया हूँ, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम हो गया और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परम मस्तिष्क हो गया, जो इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की जो थैली है ये किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम को ही हम लोग कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम जो शब्दावली है किसने प्रस्तुत की थी? तो इकोसिस्टम जो शब्दावली है इसको किसने प्रस्तुत की दोस्तों? तो यह जो टैंसले जो एक वैज्ञानिक है, उन्होंने ही इकोसिस्टम को शब्दावली को प्रस्तुत किया। कौन से? टैंसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तो यह क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। तो प्राथमिक उपभोक्ता इसमें क्या होते हैं दोस्तों? तो कभी भी प्राथमिक उपभोक्ता जो है यह शाकाहारी होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लें हम लोग, तीन प्रकार के उपभोक्ता हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, दूसरा हो गया द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, और एक पूछा जाता है प्रश्न तृतीय उपभोक्ता, ठीक है। तो ये जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, ठीक है। और यह क्या करते हैं? तो यह पेड़ पौधे के हिस्सों को खाते हैं। क्या करते हैं? यह पेड़ पौधे के हिस्सों को खाते हैं। क्या खाते हैं? पेड़ पौधे
के हिस्सों को खाते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे के हिस्सों को खाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो जैसे खरगोश हो गया, खरगोश घास खाता है, हम लोग जानते ही हैं। टिड्डा जो हो गया, टिड्डा भी जो है ये घास फूस खाता है। कौन? टिड्डा, ठीक है। और इसी तरह बकरी हो गई। तो ये जितने भी सारे चीज हो गए, यह प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर आते हैं। अब हो गया द्वितीय उपभोक्ता। तो द्वितीय उपभोक्ता किसको कहते हैं दोस्त? तो यह जो उपभोक्ता है, ऐसे जीवों को खाते हैं जो पौधों को खाते हैं, यानी कि ऐसे जीवों को खाते हैं जो पौधे खाते हैं, या एक तरीका से और हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, ऐसे जीव जो जिनका भोजन जो है प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होता है, ठीक है, निर्भर होता है। हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ मिटा ले, बढ़िया से हम लोग नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, तो अब हम लोग देख लें कि वो कौन कौन से हो गई। तो जैसे मछलियां हो गई, ये प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होती हैं। ये मेढक हो गया, कीट पतंगा ये सब कीड़ा उड़ा खाता है। छिपकली हो गई। तो ये सब सारी जो चीजें हो गई, ये द्वितीय उपभोक्ता के अंदर आते हैं। अब देख लेंगे हम लोग, इसी में आता है तृतीय उपभोक्ता जो हो गया, उसके बारे में देख लेंगे। यह जो होते हैं, यह तो पहले नंबर मांसाहारी होते हैं। कौन से? ये मांसाहारी होते हैं, ठीक है। और यह इस श्रेणी में मांसाहारी जीव आते हैं, जो मांसाहारी जीवों को द्वितीय उपभोक्ता से ये भोजन प्राप्त करते हैं। ये तृतीय उपभोक्ता जो है कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये द्वितीय उपभोक्ता से भोजन प्राप्त करते हैं। कौन? तृतीय उपभोक्ता। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल में आ जाएगा दोस्तों? तो ये जैसे सांप हो गया, गिद्ध हो गया, शेर हो गया, ठीक है, बाज हो गया। तो ये सब जो मांसाहारी जीव हैं, ये तृतीय उपभोक्ता है, जो द्वितीय उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं। ये जो द्वितीय उपभोक्ता है, इस पर निर्भर रहते हैं। द्वितीय उपभोक्ता क्या है? वो ऐसे जीवों को खाते हैं जो पौधों खाते हैं, यानी प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। इनका जो भोजन है वो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहता है, द्वितीय उपभोक्ता का। और प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, ये जीव शाकाहारी होते हैं, पेड़ पौधे के हिस्से को खाते हैं, घास फूस खाते हैं, घास खाते हैं, जैसे खरगोश हो गया, टिड्डा हो गया, बकरी हो गई। तो ये तीनों काफी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। तो इससे आशा करता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन जो है किसी टाइप से पूछे, वह नहीं छूट पाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया जा गया है? तो जो रेड डाटा बुक है, उसमें किसका विवरण दिया जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह संकटापन पादप और जीव जंतु का जो विवरण है, यह रेड डाटा बुक में दिया जाता है। कभी कभी पूछ देता है कि रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? यह जो है IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो हो गया, इसका फुल फॉर्म हो गया किसका? IUCN का। IUCN का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका हो गया। तो रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, कौन सा है? वह कौन सा वर्णक है जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह फाइकोसाइनिन जो होता है दोस्तों। यह फाइकोसाइनिन पेड़ पौधे वनस्पति को जो है पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यह जो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, तो किन उत्पादों को दिया जाता है इको मार्क साइन दोस्तों? तो यह जो इको मार्क है, जो उत्पाद जो है, यह पर्यावरण से पर्यावरण के प्रति अच्छा हो, यानी मैत्रीपूर्ण हो, जो पर्यावरण के लिए लाभदायक हो, यानी उससे पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचता हो, उसी को हम लोग
इको मार्क उत्पाद इको मार्क का जो साइन है उन्हीं उत्पादों पर दिया जाता है। तो जो इको फ्रेंडली हो यानी पर्यावरण के लिए बिल्कुल ही नुकसानदायक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव कौन सा है? तो अभी हम लोगों ने फूड चेन जो देखा था उसमें मानव कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो मानव को हम लोग देख लेंगे, मानव शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है। तो मानव कौन सा हो जाएगा? यह प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों उपभोक्ता हो जाएगा। यानी कि हम लोग साग सब्जी ये सब भी खाते हैं, ये भी खाते हैं और हम लोग मछली उछली जो खाते हैं वो भी खाते हैं। तो ये दोनों प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता ये दोनों मानव हो गए। तो अगर किसी भी चीज को हम लोग डिटेल से देख लेते हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हम लोग का क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत नहीं होगा और चीजों को अच्छे ढंग से समझ लेने से परीक्षा में कंफ्यूजन की कहीं गुंजाइश ही नहीं बच जाती है। तो इसी तरह का वीडियो और इसी तरह जो पढ़ाने का जो तरीका है मेरा, आपको किस टाइप से लगता है हमेशा मेरे वीडियो पर, वो आप लोग दोस्त कमेंट करते रहिए। और आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं दोस्त कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मैं इसको क्या मानूं दोस्तों? क्या मेरा वीडियो जो है आप लोगों के जो क्राइटेरिया है उस पर खरा नहीं उतरता है? अगर नहीं उतरता है तो उसके बारे में भी बताएं, कमेंट में लिखें कि नहीं आपको इस चीज की सुधार की आवश्यकता है, वो मैं बिल्कुल ही अगले वीडियो में करूंगा। और आपका यही जो लाइक लाइक सब्सक्राइब और शेयर जो है यह मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल मोटिवेट करता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? यह जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह बायोलॉजी में से संबंधित है पर्यावरण दिवस, इसलिए इस क्वेश्चन को भी ले लिया कि यह कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर, जो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित जो ओजोन स्तर जो है वह क्या करता है? ओजोन स्तर का क्या काम होता है? जो ओजोन लेयर जो होता है यानी कि इसको O3 भी कहते हैं, इसका क्या काम होता है? तो यह पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है। क्या करता है? पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यानी कि ताजमहल जो है मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है दोस्तों? तो यह मार्बल कैंसर क्या कहलाता है दोस्तों ताजमहल के संबंध में? तो यह जो अम्लीय वर्षा जो होती है वही मार्बल का शरण क्षरण करती है। जो ताजमहल में जो संगमरमर जो बिछाए गए हैं, जब अम्लीय वर्षा हो रही है आजकल, तो वो मार्बल का शरण क्षरण कर रही है। तो उसी को हम लोग यह कहते हैं कि ताजमहल जो है मार्बल कैंसर से ग्रसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डीडीटी क्या होता है? तो डीडीटी क्या होता है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा, यह एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक होता है। क्या होता है? अजैव अपघटनीय प्रदूषक होता है क्या? डीडीटी। कभी कभी पूछ लेता है कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो यह होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन क्लोरो इथेन डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है किसका? डीडीटी का। और यह जो होता है कैसा होता है दोस्तों? यह बिल्कुल रंगहीन होता है, स्वादहीन स्वादहीन यौगिक होता है। कौन? डीडीटी। यह अजैव अपघटनीय प्रदूषक हो गया, ये भी देख लिए हम लोग। इसका उपयोग हम लोग पहले किस चीज में करते थे हम लोग? तो ये मच्छर मारने के रूप में, मच्छर मारने के लिए या मच्छर जनित रोगों को कम करने के लिए, मच्छर जनित रोगों को कम करने के लिए। तो जिन कारणों से मच्छर मच्छर को मारने के लिए मच्छर जनित रोग यानी कि जहां पर मच्छर लगते हैं वहां पर डीडीटी का छिड़काव अगर हम लोग कर देते थे
तो वहाँ मच्छर जो है, वहाँ के मच्छर मर जाते थे। तो डीडीटी का इसीलिए प्रयोग किया जाता था। लेकिन अभी जो है डीडीटी पर जो अपने भारत सरकार जो है काफ़ी बैन लगाई हुई है। तो इसका प्रयोग जो है काफ़ी नुकसानदायक पर्यावरण की दृष्टि से हो गया है। तो इसीलिए डीडीटी का बहुत कम ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ऑर्निथोलॉजी जो है दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों के अध्ययन को हम लोग ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, पक्षियों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? भाई जो वहां पर पक्षियों का तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो कीड़ों के अध्ययन को हम लोग एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो एंटोमोलॉजी देख लिए हम लोग, तो थोड़ा सा ऊपर ये भी देख लें, एंथ्रोपोलॉजी किसको कहा जाता है? तो यह जो मानव शास्त्र विज्ञान होता है, मानव शास्त्र या मानव विज्ञान, इसी को हम लोग एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। किसको? मानव शास्त्र या मानव विज्ञान को। यहाँ पर ओंटोलॉजी है। ओंटोलॉजी के बारे में भी हम लोग देख लें, तो यह जो होता है सत्व शास्त्र, यह जिस विषय में सत्व शास्त्र की पढ़ाई होती है, यानी कि सत्ता मीमांसा, सत्ता मीमांसा जिसमें पढ़ाई होती है, इसको हम लोग ओंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हो गया ये इकोलॉजी के बारे में भी देख लें। इकोलॉजी जो होता है, इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी तो हम लोग देख लिए, पर्यावरण संबंधी जो विज्ञान होता है, पर्यावरण संबंधी विज्ञान जो होता है वो इकोलॉजी, इकोलॉजी कहलाता है ये, इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है। इकोलॉजी क्या कहलाता है? पर्यावरण संबंधित विज्ञान, जिसमें पर्यावरण के विषय में हम लोग जानकारी लेते हैं, इकोलॉजी हो गया। ये एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र और मानव विज्ञान हो गया। एंटोमोलॉजी हम लोग देख ही लिए, कीड़ों का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और आज का अंतिम क्वेश्चन है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑन्कोलॉजी जो है दोस्तों, यह काफी ही गंभीर बीमारी जिसका नाम कैंसर है, इसी का अध्ययन हम लोग ऑन्कोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं? ऑन्कोलॉजी में करते हैं। किसका अध्ययन? कैंसर का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों आज के इस सीरीज का पार्ट 1 का जो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसका हम लोगों ने पूरा विस्तृत रूप से डिस्कशन किया, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उसको हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। तो अंत में हम आपसे यही फिर कहना चाहेंगे कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आपको ये वीडियो मिलता रहे, और बेल बटन भी दबा लीजिए कि इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे जब मेरी अगली वीडियो आए तो। और इसी तरह एकदम बिल्कुल अ, महत्वपूर्ण वीडियो का जो सीरीज मैं इसी चैनल पर लाते रहूंगा, इसके ग्लोबल क्लासेस पर। तो आज के लिए दोस्तों, जय हिंद,